ब्रेक के बाद बाखबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि औद्योगिक जगत और किसानों के साथ साथ आम उपभोक्ता भी बिजली के बिलों से और बिजली अधिकारियों की एक तरह से कहेंगे दबाव से परेशान है। इस पूरे मामले में हमारे साथ योगेश गोयल और राजीव अग्रवाल जी के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी हैं। देवदत्त जी, इस पूरे मामले में आपकी राय फिर मैं लौटूंगा राजू जी के पास। जी, तो जो अपन उद्योग बिजली की बात कर रहे थे, इस समय बिल देना तो बेईमानी है कि जब खर्च ही नहीं की तो कहाँ से, और उनको प्रोत्साहन देना है। उद्योग आमंत्रित, अब तो और बेरोजगारी बढ़ने वाली है, तो ऐसे में उद्योगों को तो और हमें उनके लिए सपोर्ट करना है, तो अभी तो बिल देना कोई वो नहीं है। दूसरा मुद्दा जो आपने उठाया था किसानों के जो गेहूं खरीदी वाला, उसमें ये कोई अचानक की आपदा नहीं है राघवन जी। आप और हम देख रहे हैं कि प्रति वर्ष ये गेहूं खरीदते हैं और फिर खुले में पड़ा रहने देते हैं, और तो भीगता है, कई बार अंकुर तक हो जाता है। मतलब आप इतना महंगा, इतना एक एक दाना जब खेत में डाला जाता है, कैसे फसल तैयार होती, कितना समय लगता है, सिंचाई होती है, कैसे कट के आता है, वो कितनी कीमती चीज है और कितनी अमूल्य चीज है, और उसको ऐसे ही बर्बाद होते हैं। तो इसमें सरकार का भी नुकसान होता है, और दूसरी तरफ से एक तरह नैतिकता भी उसमें वो होती कि आप इतनी बहुमूल्य चीज को ऐसे ही गवारा करते। क्यों नहीं इसका भंडारण की सही व्यवस्था हो पाती है? ये तो प्रत्येक गांव, ग्राम पंचायत स्तर पर यदि बेशक आप ठीक कह रहे हैं। हम तो सीधे मुद्दे पे आते हैं कि वो भंडारण की व्यवस्था ना करे जो एजेंसी को जिम्मा दिया गया है, लेकिन जितने हजार कुंटल, जितने लाख कुंटल उनको भंडारण का जिम्मा दिया है, क्योंकि इसमें प्राइवेट एजेंसियां काम कर रही है भंडारण में, तो उनकी निगरानी करते हैं सरकारी अधिकारी। सरकार अगर 1 लाख कुंटल को गेहूं देती है तो उसका सीधा सा है कि सरकार को उनसे 1 लाख कुंटल गेहूं वापस चाहिए। अगर वो नहीं, जितना कम देती है उतनी भरपाई वो एजेंसी और अधिकारी से की जाए, क्योंकि इसमें घोटाला भी है जी। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मुझे लगने लगी कि हर साल ऐसे ही होगा, हर साल निर्देश जारी होंगे और हर साल ऐसे ही होगा। जब तक ये अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं होगी, उनके वेतन से नहीं काटा जाएगा, तब तक मुझे लगता है कि अंकुश नहीं लगेगा। अधिकारी प्लस वो एजेंसी, जो एजेंसी इसका जिम्मा लेती है और जो जिसको सरकार करोड़ों रुपए देती है उसके भंडारण के लिए। मैं लौटूंगा आपके पास राजीव जी, आपसे अंतिम टिप्पणी इस पर लेंगे कि जो मामला अभी योगेश जी ने बताया, गोयल साहब ने, कि लगभग 3,000 करोड़ रुपए सालाना का बिल, महीने का बिल सरकार को औद्योगिक इकाइयां भुगतान करती है बिजली के बिल के रूप में। जाहिर है कि बड़ी मोटी रकम है और सरकार इस समय बहुत तंग हाल है। ऐसे में सरकार कोई रास्ता नहीं निकाल पा रही हुई। आप ही कोई रास्ता उनको बताएं कि अगर आप कोई रियायत नहीं दे सकते हैं तो कम से कम इतना हमको छूट दे दें ताकि हम बाकी पैसे का भुगतान कर दें और सरकार दबाव बनाना बंद करे। राजीव जी, आपकी टिप्पणी। मेरा इसमें ये कहना है राघवेंद्र जी कि उद्योगों ने कभी ये नहीं कहा कि हमारा बिल 0 कर दीजिए जी। उन्होंने कहा कि जो हमारी खपत है उसके हिसाब से बिल ले लीजिए, और विद्युत नियामक ने एक रेट ऐसा तय किया हुआ है कि जिस पर बिजली देने से आपको ना नुकसान होगा और ना कोई उसमें आपको चिंता करने की जरूरत है। लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड किया कि फिक्स चार्जेस उस जमाने में होते थे जब बिजली की कमी थी और उपभोक्ता ज्यादा थे। आज बिजली बहुतायत से उपभोक्ता कम है तो फिक्स चार्ज का कोई औचित्य रह नहीं जाता है। बिल्कुल, तो उनको हटा दीजिए और भुगतान जितना खपत है उसके हिसाब से ले लीजिए। लेकिन राजीव जी, ये सरकार तो उद्योग माने इंडस्ट्री फ्रेंडली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद बहुत संवेदनशील हैं। आपकी उनसे कोई संवाद, कोई बातचीत नहीं, क्योंकि अगर उन तक ये बात आप सीधे करेंगे तो मेरे ख्याल से उसका समाधान जल्दी निकल आएगा। कई बार बीच में जो अधिकारी होते हैं, बाकी लोग होते हैं, वो मामले को बिगाड़ देते हैं। आपकी कोई सीधी संवाद की प्रक्रिया चल रही है इसमें? क्योंकि तभी कोई रास्ता निकल पाएगा। प्रक्रिया हुई और हमने 2-3 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई हमारे मुख्यमंत्री महोदय से। उन्होंने कहा देखता हूं, बल्कि ये भी कहा कि कुछ अधिकारियों को उसमें दिक्कत है। हमने उनको ये भी समझाने की कोशिश करी कि देखिए, एक फैक्ट्री आपको 5-7 लाख का बिल देती है, घरों से कलेक्शन करते हैं, 5 लाख रुपए इकट्ठे करने में पूरी कॉलोनी में आदमी को धक्के खाना पड़ता है। आपकी गाय है और अगर ये उद्योग चलते रहेंगे तो राजस्व उतना जुटा देंगे आपके लिए कि जितना आपका नुकसान नहीं है। तो बेहतर ये होगा कि उसमें आप हमें थोड़ा सा राय दे दीजिए। रही अधिकारियों की बात, अधिकारियों को बहुत सारी लिख चुके हैं और मुझे ऐसा लगने लगा है कि जहां हजारों चिट्ठी जाती है, एक और रिप्रेजेंटेशन चला जाता है, उनके लिए वो एक और कागज से ज्यादा कोई बेहतर रखता नहीं। आपका बिल्कुल ठीक कहना, माननीय मुख्यमंत्री के लिए ये एक 10 मिनट का काम है। वो जिस दिन चाहेंगे बैठेंगे और कहेंगे कि इसका रास्ता निकालिए, उस दिन अधिकारी निश्चित रास्ता निकालेंगे। और हमें पूरी अपेक्षा है कि वो संवेदनशील जीवट वाले मुख्यमंत्री हैं, हमारी बात उनको तक पहुंचेगी और वो निश्चित रूप से इसमें कोई हल करेंगे। हमने अभी भी पूरी आशा नहीं खोई है जी। बाकी राज्यों की तुलना में, बाकी राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी सरकार कुछ न कुछ उद्योग के लिए करेगी। मेरा योगेश जी और आपसे दोनों से एक संयुक्त सवाल था, ज्वाइंट क्वेश्चन था, वो ये कि क्या अधिकारी इसमें कोई करप्शन की बात करते हैं क्या?
कोई चंदे की बात करते हैं क्या? क्योंकि अगर अधिकारी बीच में और मामला नहीं सुलझ रहा तो कहीं ना कहीं ये मामला कुछ आर्थिक गड़बड़ी का भी लगता है। कोई इस तरह की डिमांड अगर आप शेयर कर सकते हो तो जरूर करिए, किसी अधिकारी का नाम लिए बिना। सवाल कठिन है, उत्तर आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई सवाल कठिन नहीं है, सवाल बिल्कुल सीधा है और उसका जवाब भी बिल्कुल सीधा है कि रियायत के लिए तो किसी तरह की डिमांड नहीं है और किसी ने ऐसी कोई जिक्र भी नहीं करी। और राहत और रियायत के वक्त तो अभी किसी का कोई ऐसी अपेक्षा करना भी शायद ठीक नहीं होगा और ना किसी ने की अभी तक ऐसी अपेक्षा। चलिए योगेश से पूछूंगा मैं, योगेश जी से। जी आपकी बात पूरी करें आप। राजीव जी। बिल्कुल सही है। आज तक देखिए 22 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ, करीब हफ्ते 8 दिन बाद जो है उद्योग, बहुत सारे औद्योगिक संगठनों ने जो है सरकार से, डिस्कॉम से, सरकारी अधिकारियों से इस विषय में चर्चा करना शुरू कर दिया था कि हमारी ये लॉकडाउन के दौरान हमारी बिजली की कीमत आप हमसे वाजिब कीमत, बिल्कुल ये मामला तो अभी आपका चलेगा जब तक कि कोई बीच में हमारी हमसे ये बात कहने में हमें कोई वो नहीं है। नहीं, ऐसा कोई करप्शन का वैसा कोई रिक्वायरमेंट। चलिए मैं योगेश जी से पूछता हूँ। योगेश जी, क्या किसी चंदे की या कोई करप्शन की बात बीच में आई, किसी अधिकारी का नाम लिए अगर आप बता सकते हो तो बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय खत्म हो चला है। ऐसा कुछ नहीं आया, आज तक नहीं आया। क्योंकि योगेश जी कोई चीज डिले होती है, कोई बहुत सीधी सी बात है, अगर उस पर निर्णय नहीं आता तो फिर संदेह होता है, शक होता है। जी आपका कहना बिल्कुल सही है कि आज के परिवेश में ये कहना जो है बिल्कुल सही है कि शायद इसी वजह से ही नहीं हो रहे काम। चलिए, ऐसा कोई संदेश नहीं है। चलिए मेरे सवाल का उत्तर आ गया है कि इस वजह से भी शायद ये काम नहीं हो रहा, क्योंकि सीधा सा मामला है। जब बाकी राज्य कर रहे तो फिर मध्य प्रदेश क्यों नहीं? मुख्यमंत्री जी भी जब रास्ते निकालने की बात करते हैं तो आखिर क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों को दिक्कत है, जब बिजली खर्च नहीं हो रही है तो फिर उद्योग भुगतान कैसे करेगा? योगेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देवदत्त जी, मामला घरेलू जो उपभोक्ता उस पर भी आता है, बिजली का मामला जो डोमेस्टिक इस्तेमाल की जाती है घरेलू, उसमें भी जो बिजली के बिल हैं कमलनाथ सरकार की तुलना में बीजेपी की सरकार में वो बिजली के बिल 2 गुने से ज्यादा आने लगे हैं। जो 900 रुपये बिल आता था अब वो 2700 के आसपास आ रहा है, 2300 के आसपास आ रहा है। तो ये भी एक तरह का घोटाला है और मध्यम वर्गीय उपभोक्ता जो बिल अदा करता है उस पर एक तरह का माने बहुत बड़ा भार है। आपकी राय? और राघवन जी, इसमें समय काल परिस्थिति का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए जब भी सरकार है। अभी इस समय कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन है, सब लोग घरों के अंदर हैं और ऐसे समय पे दोहरी मुसीबतें आन पड़ी है लोगों के पास। मेरे कुछ परिचितों ने भी मुझे बताया कि उनका बजट ही नहीं था जिसने दुगने और तिगने बिल आ गए, एकदम से रेट जंप हुए हैं। तो मुझे लगता है सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। देवदत्त जी, इसके पीछे पूरा मामला साफ है कि जो बिजली के बिल रीडिंग करने आते हैं, चूंकि लॉकडाउन के चक्कर में बिजली के बिलों की रीडिंग नहीं हो रही है तो बिना रीडिंग के एवरेज बिल दिया जा रहा है। उस एवरेज बिल में जो कमलनाथ सरकार ने कहता है कि 150 यूनिट खर्च करेंगे तो 150 रुपए का आपको भुगतान करना पड़ेगा। सरकार बदलने के बाद फिर मामला उसी ढर्रे पर आ गया, उसमें स्लैब चेंज हो गए हैं। 50 यूनिट पर इतने पैसे होंगे, फिर उसके बाद 100 यूनिट तक इतने पैसे आएंगे और उसके बाद जैसे ही आप 100 पार करेंगे तो स्लैब चेंज हो जाएगी। हमें लगता है कि ये पूरे मामले में मीटर रीडिंग में लेट लतीफी करके आपकी स्लैब बदलते हैं और जैसे ही आप 150 के ऊपर जाते हैं और वो पर यूनिट आपका जो खर्च होता है वो 100 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये यूनिट के आसपास आ जाता है। इसमें कहीं ना कहीं मीटर रीडर की भी गड़बड़ी है और पूरा विभाग जो है बिजली का वो दिक्कत पैदा कर रहा है। आपकी राय? जी, इसमें एक और समस्या आई राघवन जी की जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करने की जिनकी व्यवस्था नहीं है तो वो लॉकडाउन के चलते घर से बाहर नहीं निकले तो पता चली 2 महीने में उनका दुगना यूनिट हो गया और फिर उस हिसाब से उन्होंने जो रेट बढ़ा के लगाए उससे तो वो बेचारे की कमर ही टूट गई। बिल्कुल मामला गंभीर है देवदत्त जी, कमर टूट रही है। जो घरेलू उपभोक्ता है बिजली का उसकी भी कमर टूट रही है, जो औद्योगिक इकाई के संचालक हैं, उद्योगपति, उनकी भी, और कमर टूट रही है किसानों से खरीदी करने के बाद गेहूं और धान के बर्बादी में सरकार की कमर टूट रही है। यानी कुल मिलाकर सबकी कमर टूट रही है, उद्योगपति की, आम उपभोक्ता की, गेहूं के बाद किसानों की। तो मामले महत्वपूर्ण, इस पर हम विस्तार से आगे भी बात करते रहेंगे। अभी तो समय कम है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं देवदत्त जी, आपने हमसे बातचीत की। तो बाखबर के इस रंग को समेटते हैं और आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आज हम आपसे बात करेंगे कि खतरे में अब कबीले भी पड़ गए हैं। ये जो कोरोना वायरस है इसके चलते आम आदमी के साथ साथ समाज और शहरों के साथ साथ
कबीलाई कल्चर भी मुश्किल में आ गया है। इसके पीछे बताया गया है कि कोरोना वायरस उन इलाकों में भी पहुंच गया है, उन जंगलों में पहुंच गया जहां कबीले रहते हैं। आपको बता दें कि ये खतरनाक और दुनिया का फेफड़ा कहा जाने वाला अमेज़न के जो जंगल होते हैं वहाँ भी स्थिति खतरनाक है। अमेज़न के जंगल, ब्राज़ील स्थित अमेज़न के जंगल में जो जनजाति रहती हैं उनमें भी कोरोना वायरस का संक्रमण फैल चुका है। इसकी वजह से सैकड़ों जनजातियों के जो लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है। बताया जाता है कि ब्राज़ील के अमेज़न इलाके में कोरोना वायरस की वजह से 60 जनजातियों के आदिवासी संक्रमित हो गए हैं। अब तक 980 केस आ चुके हैं, वहीं 125 लोगों की वहां मौत हो चुकी है। अमेज़न के जंगलों में कोरोना वायरस कोविड-19 से मौतों की दर 12.6% यानी बहुत भयावह स्थिति है, जबकि ब्राज़ील में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की जो दर है वो 6.4% यानी आदिवासी इलाकों में ये दुगने से भी ज़्यादा पे पहुंच रहा मामला। अमेज़न में अप्रैल महीने में पहले जनजाति व्यक्ति की मौत कोरोना वायरस से हुई थी, वह 15 साल का एक किशोर था। अब ब्राज़ील सरकार इस बात का पता कर रही है कि ये जो जनजाति इलाके के लोग हैं वहाँ किसी भी बाहरी व्यक्ति को ना जाने दिया जाए ताकि संक्रमण ना फैले। अस्पतालों की हम बात करें तो वहाँ 90% जनजाति समुदाय के लोग गांव से आईसीयू वाले अस्पताल में कम से कम 230 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, जबकि 10% जनजाति गाँव में 700 से 1100 किलोमीटर की दूरी पर अस्पताल है। तो कुल मिलाकर स्थिति आदिवासी और कबीलों की खतरनाक है। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।